अमित ललन टॉप के व्यूअर है और उनका एक बेटा है 12 साल का। उसे बचपन से ही नाक से सांस लेने में दिक्कत रही है, यानी खुलकर सांस नहीं ले पाता वो नाक से पानी आना, छींक आना, जुकाम होने पर आंख और नाक के पास दर्द बढ़ जाना जैसे लक्षण उसको रहे हैं हमेशा से। हाल फिलहाल में प्रदूषण बढ़ने पर उसे सांस लेने में और ज़्यादा समस्या होने लगी। जब डॉक्टर को दिखाया और जांच हुई तो पता चला उसे बचपन से ही डिविएटेड सेप्टम की दिक्कत रही है। ये एक बहुत ही आम समस्या है और हम में से बहुत लोगों को होती है, पर जानकारी ना होने के कारण हम इस पर ध्यान नहीं देते। अब ये है क्या? यह है हमारी नाक के नथनों को अलग करने वाली इस दीवार का नाम है नेजल सेप्टम। जब ये थोड़ी टेढ़ी होती है किसी भी कारण से तो इसे डिविएटेड सेप्टम कहते हैं। हर इंसान जिसे ये कंडीशन है, ज़रूरी नहीं कि सारे मेजर लक्षण उसे देखने को मिले, पर हाँ, अगर आपको नाक से सांस लेना मुश्किल पड़ता है और मुंह से सांस लेना आसान, तो हो सकता है आपकी नाक की ये दीवार थोड़ी टेढ़ी हो। हमारे व्यूअर अमित चाहते हैं हम सेहत पर इस टॉपिक पर बात करें और इसका इलाज भी बताएं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि कुछ लोगों को ये समस्या क्यों होती है और आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी जो ये नाक की दीवार है वो टेढ़ी है। नाक के भीतर दो मार्ग होते हैं जिन्हें नेजल कैविटी कहा जाता है। इन दोनों मार्ग के बीच से एक हड्डी गुजरती है जिसको कि नेजल सेप्टम कहते हैं। तो जब सेप्टम अपनी जगह से, सेंटर से एक तरफ किसी भी स्थिति के कारण टेढ़ा हो जाता है तो उसको डेविएटेड नेजल सेप्टम कहा जाता है। डेविएटेड नेजल सेप्टम के कई कारण होते हैं। मुख्य कारण होता है कि चोट लगने से बचपन में या फिजिकल ट्रॉमा, असॉल्ट वगैरह से हड्डी टेढ़ी हो जाती है, या कईयों में जन्म से ही वो डेवलपमेंटल उम्र के हिसाब से टेढ़ेपन में ही बढ़ती है और उसकी वजह से सिम्टम्स आने लगते हैं। इसके मुख्य लक्षण हैं नाक से सांस लेने में मुश्किल आना या नाक से खून आना, नाक, चेहरे या आंखों के आसपास दर्द होना, नाक से पानी आना, छींके आना या अन्य एलर्जी जैसे सिम्टम्स भी डेविएटेड नेजल सेप्टम की वजह से होते हैं। डेविएटेड नेजल सेप्टम के लक्षणों को दूर करने के लिए सबसे पहले हम इसे दवाइयों से ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि नेजल स्प्रेज आते हैं, एंटी हिस्टामिनिक और डीकंजेस्टिंग दवाइयाँ होती हैं। जिनमें ये दवाइयाँ काम नहीं करती हैं उनको फिर हम ऑप्शन देते हैं कि इसकी सर्जरी की ज़रूरत है। तो नाक की हड्डी या डेविएटेड नेजल सेप्टम के लिए सर्जरी जो होती है उसको सेप्टोप्लास्टी कहते हैं और ये दूरबीन द्वारा ही की जाती है सर्जरी। डे केयर सर्जरी होती है, जिसका मतलब कि आप सेम डे आते हैं और उसी दिन डिस्चार्ज होके वापस चले जाते हैं। इसके अलावा जो लोग सर्जरी कुछ टाइम के लिए डिले करना चाहते हैं तो कुछ योग आसन वगैरह भी, जैसे नाक की ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, वो सब भी थोड़ी सी हेल्पफुल होती हैं, जो कि लक्षणों को कुछ टाइम के लिए कंट्रोल में रख देती हैं। डिविएटेड सेप्टम को लेकर परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसे लक्षण महसूस हो रहे हैं जिनसे आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर असर पड़ रहा है तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। आसानी से इसका इलाज किया जा सकता है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। क्या गर्भ निरोधक गोलियां यानी बर्थ कंट्रोल पिल्स खाने से आपका वजन बढ़ता है? अनचाही प्रेगनेंसी से बचने के लिए कई महिलाएं गर्भ निरोधक गोलियां खाती हैं। अब कई लोगों का ऐसा मानना है कि इन गोलियों को खाने से वजन बढ़ने लगता है। तो क्या वाकई ऐसा होता है? जवाब है नहीं। बर्थ कंट्रोल पिल्स दो तरह की होती हैं। एक होती है कॉम्बिनेशन पिल, इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिन दो तरह के हार्मोन होते हैं। दूसरी होती है मिनी पिल, इसमें केवल प्रोजेस्टिन होता है। आपकी पिल में क्या है, आप डब्बे को पलटकर आराम से पढ़ सकते हैं। मुद्दे की बात यह है कि इन दोनों पिल्स से वजन नहीं बढ़ता। एक जाना माना जर्नल है द जर्नल ऑफ वुमेन्स हेल्थ, इसमें एक रिसर्च छपी थी। ओवरवेट और ओबीस औरतों पर ये पिल्स टेस्ट की गई थी। जब नतीजा आया तो पता चला कि उनको भी इन पिल्स की वजह से वेट गेन नहीं हुआ। 2017 में 44 स्टडीज बर्थ कंट्रोल पर छापी गई थी।
उनके मुताबिक भी ओरल पिल्स यानी खाने वाली पिल्स से वेट गेन नहीं होता है। डॉक्टर्स का कहना है कि कई बार औरतें ये सवाल लेकर आती हैं उनके पास, उनको लगता है कि गर्भ निरोधक पिल्स खाने से उनका वजन बढ़ रहा है और वो क्या करें। दरअसल होता क्या है कि जब आप पहली बार ये पिल्स खाना शुरू करते हैं या फिर अपना कोई ब्रांड बदलते हैं तो आपके शरीर में कुछ हार्मोनल बदलाव होते हैं। जैसे आपके जो ब्रेस्ट हैं वो काफ़ी सेंसिटिव हो जाते हैं और उनमें स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। ये ब्रेस्ट टिश्यू में बदलाव की वजह से होता है। नतीजा ये होता है कि टिश्यू में वाटर रिटेंशन होता है, यानी आपका जो ब्रेस्ट है उसका साइज बढ़ जाता है। इसे महिलाएं वेट गेन समझ लेती हैं। अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो अपने डॉक्टर से मिलकर आप ये डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको वो गोली सूट नहीं कर रही है तो डॉक्टर आपकी पिल बदल सकते हैं। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। जानिए डायबिटीज के मरीज ज्यादा खा लेने के बाद ब्लड शुगर को अचानक बढ़ने से कैसे रोक सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि खाने में अपनी फेवरेट चीज देखकर हम जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं। अब ओवर ईटिंग तो हो गई, लेकिन इसके बाद लोगों को कई तरह की परेशानियां होती हैं, खासकर डायबिटीज के मरीजों को। ओवर ईटिंग की वजह से उनकी ब्लड शुगर एकदम से बढ़ जाती है, लेकिन ब्लड शुगर एकदम से बढ़ने से रोकी भी जा सकती है। कैसे? इसके बारे में न्यूट्रिशनिस्ट नमामी अग्रवाल ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर बात की है। नमामी बताती हैं कि ओवर ईटिंग के बाद 15 से 20 मिनट टहलें या आप सीढ़ियां भी चढ़ सकते हैं। ऐसा करने से जो कार्बोहाइड्रेट आपने खाने में खाया है, मांसपेशियां उसे एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर लेंगी। अगर आप खाना खाने के बाद थोड़ा चलते फिरते नहीं हैं, तो फिर ये फैट के रूप में शरीर में जमा हो जाएगा। ओवर ईटिंग के बाद हाजमा भी थोड़ा बिगड़ जाता है। ऐसे में आप एक गिलास पानी में दालचीनी या मेथी उबालकर पी सकते हैं। इससे ना सिर्फ आपका जो हाजमा है वो अच्छा होगा, बल्कि ये इंसुलिन को भी एक्टिव कर देते हैं। इससे ब्लड शुगर नहीं बढ़ता। इसके अलावा अपने खाने में दही जरूर शामिल करिए। दही में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, ये हाजमा भी अच्छा कर देता है। साथ ही इसमें मौजूद फैट और प्रोटीन शरीर में कार्बोहाइड्रेट के अब्जॉर्प्शन को भी धीमा कर देता है, जिससे एकदम से ब्लड शुगर नहीं बढ़ती। साथ ही दही इंसुलिन को भी एक्टिव कर देता है। इन टिप्स को फॉलो कीजिए और हेल्दी रहिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।